आ जाओ। अब मॉडल ऑक्सिलरीज की अगर हम बात करें तो नन्ना मुन्ना छोटा सा टॉपिक है। ज्यादातर ग्रामर के टॉपिक रूल बेस होते हैं, ये रूल बेस नहीं है। इसमें आपने मॉडल्स को समझना है, ना कि नियम को याद करना है। तो ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है इंस्टेड ऑफ रीडिंग और क्रैमिंग और अप्लाइंग द रूल। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ बातें रूल जैसी लगेंगी, पर वो उसकी समझ है, उस शब्द की समझ को ही रूल की तरह प्रेजेंट किया जाएगा। अब ये मॉडल जो शब्द है ये मोड से बना है। बेसिकली ये मेन वर्ब के मूड को दिखाने के लिए इंग्लिश में आता है। अब जिन बच्चों को मेन वर्ब नहीं पता है, सेंटेंस में होने वाला एक्शन मेन वर्ब होता है, और इस एक्शन का फिलहाल विचार कैसा है वो बताने के लिए इंग्लिश में कौन आते हैं? मॉडल्स। यानी कि ये मॉडल्स इंग्लिश में मेन वर्ब नहीं होते। मॉडल्स इंग्लिश में कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। पर मॉडल्स ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो मेन वर्ब के साथ लगाई जाती हैं उसका मूड दिखाने या बताने के लिए। इस वजह से इस मूड शब्द से क्या डेवलप हुआ है? मॉडल्स डेवलप हुआ है। इंग्लिश में मॉडल्स टोटल 10 होते हैं बच्चों, जो आपने डिस्कस करने हैं, जो पेपर में आते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, टेल, शुड। कैन कुड तो लिख दिया बेटे। विल, वुड, मस्ट और ought to। नीड, डेयर और यूज टू मॉडल्स नहीं, मार्जिनल ऑक्सिलरी होते हैं, इसलिए उन्हें अलग से लिख रही हूं। डेयर, नीड और यूज टू, इन 3 को मार्जिनल माना गया है और इन 10 को मॉडल ऑक्सिलरी माना गया है। हमें टोटल ये 13 डिस्कस करने हैं। मॉडल और मार्जिनल का जो फर्क है वो क्या है? देखो, मार्जिनल जो शब्द है ना वो मार्जिन से बना है, और मार्जिन का मतलब होता है गैप। तो बेसिकली ये जो मार्जिनल ऑक्सिलरी होती हैं ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के गैप में फिट होती हैं। यहां पे बैठी है मार्जिनल ऑक्सिलरी, इस मार्जिन में। अब इसका क्या मतलब है मैम? ये मार्जिन में बैठी है इसलिए ये मार्जिनल है। मार्जिनल में बैठी है का मतलब है जो डेयर, नीड और यूज टू को मार्जिनल कहा जा रहा है उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि ये मेन वर्ब का भी काम करने लग जाते हैं और मॉडल का भी। हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल। तो आपके ये जो 3 शब्द हैं ये जब मन करे एग्जामिनर का मेन वर्ब की तरह प्रेजेंट कर सकता है, जब आपके एग्जामिनर का मन करे इन्हें मॉडल की तरह प्रेजेंट कर सकता है। इसीलिए ये मेन वर्ब और मॉडल के गैप में मानी गई हैं कि जब चाहे इधर और जब चाहे उधर। और इसी वजह से बच्चा कंफ्यूज भी होता है क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाता कि इसको सेंटेंस में मेन वर्ब बनाया गया है या मॉडल की तरह प्रेजेंट किया गया है। तो ये पहचानने के बाद ही इसके एरर किए जा सकते हैं, पर सीधा मार्जिनल से हम टॉपिक शुरू नहीं कर सकते। यहां तो मैं सिर्फ आपको मीनिंग समझा रही हूं कि मार्जिनल का मतलब क्या है या इसको मार्जिनल क्यों कहते हैं, बस वो कारण बता रही हूं। टॉपिक को हम पढ़ेंगे पेयर्स के फॉर्म में। जैसे कि पहला पेयर हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कैन, मे एंड माइट। दूसरा पेयर हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मस्ट, शुड एंड ought to। तीसरा हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ विल एंड शैल। फिर हम बात करेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कुड एंड वुड। और एट द एंड हम लोग कंपैरिजन डिस्कस करेंगे डेयर, नीड और यूज टू का। दिस इज योर टॉपिक ऑल अबाउट। इन 5 पेयर्स में हम इनको डिस्कस करते हैं। अब हम इस टॉपिक को शुरू करें तो हो सकता है आज सिर्फ एक ही पेयर हो या आज 2 पेयर हो जाएं, छोटे छोटे करूंगी तो 3 हो जाएंगे। तो मैक्सिमम 2 या 3 क्लास में ये सारे के सारे डिस्कस हो जाते हैं। जैसे जैसे मैं पेयर्स कंप्लीट करती जाऊं आप रूल बुक में से उसको पढ़ते हुए चलोगे, क्योंकि मैं सिर्फ पैनल पे वो डिस्कस करती हूँ जो एग्जाम के लिए जरूरी है, जबकि रूल बुक में मैंने वो भी कुछ बातें लिख रखी हैं जो एक आधे मॉक टेस्ट में इधर उधर जो टेस्ट तुम देते रहते हो टॉपिक वाइज उसमें हेल्प कर सकता है। तो आपको क्लास के साथ साथ इस टॉपिक को रूल बुक से भी पढ़ते जाना है। कुछ रूल्स ऐसे भी होंगे जो रिपीटेड से लगेंगे, कुछ रूल तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, वो तुम मेरे पास लाओगे कि मैम ये करना है, छोड़ दें या क्या करें। तो इस टॉपिक में जितनी सी मेहनत मैं लगाने वाली हूं उतनी सी तुम्हें भी साथ साथ करनी है। समझ गए आप? तो अब रूल बुक के हिसाब से आप कैन, में और माइट को एक साथ नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि बुक में ऐसा नहीं है। बुक में कैन को लिखा गया है, फिर मे को लिखा गया है, फिर माइट को लिखा गया है।
तो पहले मुझसे सुन लो, फिर उसमें से रीड करना, फिर अगला पेयर मुझसे सुनना है, फिर उसमें से रीड करना है। समझ गए? तो पहला पेयर डिस्कस करना शुरू कर दूं फिर मैं, कैन, मे और माइट। सबसे पहली बात बेटा, इन तीनों के मीनिंग को समझ लो। कैन इंग्लिश में आता है एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी दिखाने के लिए। एक बार अपने मुंह से बोलो, क्या दिखाता है? एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी। एबिलिटी का मतलब होता है आपके अंदर कोई स्किल है, स्पेनिश बोलने की स्किल, खाना पकाने की स्किल, गाड़ी चलाने की स्किल, ये स्किल्स होती हैं। इनको दिखाने के लिए इंग्लिश में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैन का। एबिलिटी के बाद आता है पावर। पावर होती है शरीर की ताकत, आप कितना किलो उठा सकते हो, ये वो इस तरीके से। कैपेसिटी का बात है आपके दिमाग की ताकत, भाई मैं तो एक दिन में 100 शब्द याद कर लेता हूं, इट इज द कैपेसिटी ऑफ माई ब्रेन। तो जब आप दिमाग की ताकत दिखा रहे हो, शरीर की ताकत दिखा रहे हो या स्किल की ताकत दिखा रहे हो, ये तीनों ही ताकतें दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है? कैन का। उस बात से बात नहीं बनेगी जो हम स्कूल के जमाने में याद करते थे, कैन का मतलब सकना होता है या कैन का मतलब सकता होता है। उस लेवल पर क्वेश्चन अब नहीं बनते हैं। तो आपको सीधा सीधा अपने सेंटेंस में ये अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है कि अगर एबिलिटी का सेंस आ रहा है तो कैन होना चाहिए, पावर का सेंस आ रहा है तो कैन होना चाहिए, कैपेसिटी का सेंस आ रहा है तो कैन होना चाहिए। ये कैन का अपना मतलब है, कंपैरिजन नहीं बता रही हूं, कैन का खुद का मतलब ही ये है। मे इंग्लिश में ज्यादातर बार परमिशन के लिए बनाया गया है। जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तो स्कूल के जमाने से ही मे आई कम इन आपको सिखा दिया जाता है। तो मे का अपना मतलब परमिशन होता है। 90% केसेस में मे का यूज अनुमति मांगने के लिए किया जाता है। माइट इंग्लिश में मे के पास्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस हुआ था। मे की सेकंड फॉर्म होता है माइट। तो जहां जहां हम प्रेजेंट दिखा रहे होते हैं हम मे लगाते हैं, जहां जहां हमें बात पास्ट की करनी होती है हम किसका यूज करने लग जाते हैं? माइट का। ये इन शब्दों का मतलब है। अब मैं इनके यूजेस पे जा रही हूं कि इस्तेमाल किस तरीके से आपका एग्जामिनर करेगा। सबसे पहली चीज जो आपका एग्जामिनर फायदा उठाने की कोशिश करता है वो इस चीज का उठाता है कि ये तीनों ही शब्द इंग्लिश में पॉसिबिलिटी दिखाने के काम आते हैं। पॉसिबिलिटी को आप हिंदी में संभावना कहते हो। कैन का काम भी संभावना दिखाना है, जैसे आपके नौकरी लगने की कितने % संभावना है, इस फीलिंग के लिए कैन भी सही हो सकता है, मे भी सही हो सकता है और माइट भी। बस हमें ये पता होना चाहिए कौन सा शब्द कितने % पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। जैसे कि अगर हमें किसी भी काम के होने की संभावना खूब लग रही है, बहुत ज्यादा लग रही है, मोर देन 80% लग रही है, तो इंग्लिश झुक जाती है किसकी तरफ? कैन की तरफ। अगर हमें वो काम ऐसा लग रहा है कि शायद ही हो, नहीं होगा, मुश्किल ही है कि होगा, बहुत ही कम संभावना लग रही है, तो आपका आंसर किस तरफ झुकता है? माइट की तरफ। जब हमें ना कोई क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, हो भी जाए ना भी हो, कुछ नहीं पता लग रहा, तो उस केस में क्या हो जाता है? मे। अब झगड़ा ये है कि हमारे बच्चे को पेपर में पता कैसे लगे कि संभावना ज्यादा है, संभावना कम है या संभावना 50-50 है। इस चीज को समझाने के लिए आपका एग्जामिनर सेंटेंस के अंदर किसी ना किसी तरीके का हिंट डाल के देगा। वो हिंट आपको समझ में आना चाहिए। हिंट से क्या मतलब है मैम आपका? देखो, अगर हम किसी ऐसे बच्चे की बात कर रहे हैं कि भाई उसका ना तो डेली रूटीन है, 10 घंटे तो पढ़ता ही है, क्या लिखा है एग्जामिनर ने हिंट के तौर पे? उसके तो डेली रूटीन में ही वो कितने घंटे पढ़ रहा है? 10 आवर्स अ डे। फिर वो आगे क्वेश्चन जोड़ रहा है, ही डैश पास द टेस्ट। इसको हिंट कहते हैं। बस आपको ये समझ होनी चाहिए कि हिंट मिलेगा, उसको देखना है, समझना है, फिर अपना आंसर चुनना है। सीधा ब्लैंक पे फोकस नहीं करना है, ये देखना है कि बात को किस तरफ झुकाया जा रहा है। अगर वो किसी रद्दी बच्चे की बात करने लगा, नहीं लगाता भाई ये तो क्लास भी नहीं लगाता, होमवर्क तो छोड़ो, ऐसे हिंट देने लग रहा है, फिर हमें समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है? माइट कहना चाह रहा है। अब अगली बात बड़े बड़े कान करके सुनना, हमें ना पॉजिटिव हिंट मिल रहा है ना हमें नेगेटिव हिंट मिल रहा है, तो हम अपने आप झुक जाएंगे किसकी तरफ? मे की तरफ। इस बात को समझाने के लिए मैं हमेशा एक एग्जाम्पल का यूज करती हूँ जो मेरे स्कूल टाइम से आपके स्कूल टाइम तक चलता आ रहा है। लगभग जिन्होंने भी थोड़ा भी अपने अंग्रेजी के टीचर को ध्यान से सुना है उन्होंने ये सेंटेंस सुन रखा होगा। और सारे टीचर्स इसमें आपको आंसर क्या देते हैं हमेशा? उसका कारण यही होता है कि ना तो हमें बारिश होने का पॉजिटिव हिंट मिल रहा है, ना हमें ना होने का नेगेटिव हिंट मिल रहा है। और जब हमें कोई हिंट ना मिले तो हम उसको 50-50 समझ के क्या लगा देते हैं? मे लगा देते हैं। क्या मैं अपनी बात समझा पा रही हूँ? श्योर हो? पक्की बात है?
तो आपको कैन, मे और माइट कभी भी ऑप्शन में दिखेंगे तो अपने सेंटेंस को एनालाइज करना है। पॉसिबिलिटी 80%, पॉसिबिलिटी 20%, या कोई हिंट नहीं मिल रहा तो उसको हम मान लेते हैं 50-50। जैसे आप सबकी जो फिलहाल की सिचुएशन है वो 50-50 है। करियर बनने की ले लो, टेस्ट लगाने की ले लो, सफल होने की कुछ भी लगा लो, फिलहाल वो क्या है 50-50। जबकि टारगेट वालों के केस में मैं बात करूं तो 80 है। समझ में आ गया? आपके सिचुएशन में डाल रही हूं ताकि बात समझ में आ जाए। फिलहाल आप ना तो उस तरफ की पूरी हाँ कर सकते हो ना उस तरफ की, भाई पता नहीं लगा तो हुआ हूं, देखते हैं क्या होगा। तो दैट देखते हैं सिचुएशन इज मे। उनको पता है होना ही होना है, कोई कोई दिन जा रहा है, तो उनका सिचुएशन क्या है कैन। वो बोलेंगे आई कैन, आप बोलोगे आई मे। समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, उसके अंदर हिंट पक्का मिलेगा। ये है एक बात। अब आ रहे हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात जो है बेटा वो कैन और मे के बारे में है। ध्यान से सुनना, मैंने ना थोड़ी देर पहले एक लाइन कही आप सबको कि मे का ना अपना मतलब होता है परमिशन लेना। और स्कूल का मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको कि स्कूल के जमाने से हम कहते आ रहे हैं मे आए कम इन। तो परमिशन मांगने के लिए मे होता है, ये हम सबको पता है, पर परमिशन देने के लिए कैन होता है, ये मैं आपको सिखाना चाह रही हूं। अगर आप परमिशन लेना चाह रहे हैं, क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो ये है मे। और अगर मुझे कहना है हाँ आप अंदर आ सकते हो, तो मुझे कहना चाहिए यस यू कैन, ना कि मुझे कहना चाहिए यस यू मे। तो पहला तो अपने क्वेश्चन में ये देखना है कि वो पूछ रहा है या वो परमिशन दे रहा है। अगर वो परमिशन मांगने वाला, क्वेश्चन मार्क से पता लग जाएगा, अगर क्वेश्चन मार्क लगा है यानी वो अंदर आने के लिए पूछ रहा है। अंदर आने के लिए पूछ रहा है तो भाई पूछने के लिए तो मे होता है। और अगर आपको कह रहे हो हाँ आप अंदर आ सकते हो, ऑफिस का दरवाजा खुला है, ऐसा सेंटेंस बना रखा है, तो फिर हम समझ जाते हैं कि भाई अब मे नहीं हो सकता, अब क्या होना चाहिए कैन। एक बात और होती है, बहुत बार परमिशन लेने के लिए भी कैन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। किसके लिए बच्चों? परमिशन मांगने के लिए, जिसके लिए मैं अभी तक मे बता रही थी, अब मैं क्या कह रही हूं, इसमें कैन भी हो सकता है, पर उसकी कंडीशन क्या है, वो परमिशन इनफॉर्मल होनी चाहिए। इनफॉर्मल समझते हो? फॉर्मल समझते हो? फॉर्मल हिंदी में कहते हैं औपचारिक, और इनफॉर्मल को कहते हैं अनौपचारिक। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो फॉर्मेलिटी शब्द समझते हो? फॉर्मेलिटी करना क्या मतलब होता है? दिखावा, असली में आप वैसे नहीं हो। फॉर्मेलिटी शब्द फॉर्मल से ही बना है। फॉर्मेलिटी शब्द फॉर्मल से ही बना है, यानी फॉर्मल में भी आप असली नहीं होते, आप क्या कर रहे होते हो, दिखावा कर रहे होते हो। कब कर रहे होते हो? जब घर पे कोई गेस्ट आता है। असली वाला बिहेवियर थोड़ी होता है उनके सामने, एक्स्ट्रा शरीफ नहीं हो जाते हम, अपने ही घर में भीगी बिल्ली जैसा बिहेव कर रहे होते हैं। और अगर हम किसी और के घर में गेस्ट बन के गए हैं तब तो हमसे शरीफ धरती पे कोई है ही नहीं। वो हमारी फेवरेट चीजें हमारे सामने परोसते हैं, फिर भी हम कहते हैं नो थैंक यू। सर के ऑफिस में भी ऐसा ही होता है, अंदर से तुम्हारा मन कर रहा होता है आण दो, एक बार आप बाहर तो जाओ, फिर इसमें कुछ भी बच जाए तो बताना। आपका अंतर मन तो ऐसा होता है, लेकिन ऊपर से क्या कह रहे होते हो, नो थैंक यू, अभी खा के आया हूं, मेरा पेट भरा है। ये तुम्हें ना सिखाया गया है। जब तुम छोटे छोटे बच्चे होते थे, नर्सरी केजी यूकेजी क्लास के, माँ बाप तुम्हें बाहर घुमाने ले जाते थे तो वो तुम्हें जानते होते थे। सारे बच्चों को अपने माँ बाप जानते ही होते हैं, तो वो तुम्हें वहां ले जाने से पहले ही सिखा देते थे कि अगर वो खाने के लिए पूछे तो तुमने क्या कहना है, नहीं। कम से कम 3 बार मना करना है बेटा, पीछे ही पड़ जाए ना चौथी पांचवी बार फिर थोड़ा सा उठा लेना। अगर उस उम्र के बच्चे को सिखाया ना जाए ना, और उसके सामने उसकी फेवरेट चीज प्लेट में आ जाए, तो वो एक नहीं, वो ऐसे उठाएगा और उसकी जेब में पूरी भी नहीं आएंगी, फिर भी ठूसेगा, नीचे गिर जाएंगी वो पैंट में इधर उधर। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं समझती हूँ। अगर सिखाया ना जाए उस उम्र के बच्चे को तो उसे बिल्कुल फॉर्मेलिटी करनी नहीं आती। छोटे बच्चे असली होते हैं, उनको प्रेजेंट में जीना आता होता है, ना उन्हें बीते कल की फिक्र होती है और ना उन्हें आने वाले कल की। लोग कहते हैं प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जियो, छोटे बच्चे के सिवाय कोई नहीं जीता। जो ये निक्कर वाले चुन्नू मुन्नू बच्चे होते हैं ना, वही प्रेजेंट में जीते हैं बस, और वो तो इतना अच्छे से जीते हैं, वही खाना भी खिलाना है तुम्हारी बढ़क है, मेरे को तो चाहिए नहीं, पीछे पीछे हाथ फिर के खिलाना हो तो खिला दो, नहीं अपने को तो जरूरत है नहीं। हम तो प्रेजेंट में जी रहे हैं, नाच रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ मिलेगा खा लेंगे, नहीं मिलेगा नाचते रहेंगे, सो जाएंगे अपना आराम से। तो वो जीते हैं प्रेजेंट में। तो इस तरह के बच्चे को ना फॉर्मेलिटी सिखानी पड़ती है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मेलिटी ना सिखाई जाए तो दुनिया
असली वाले बच्चे को ही बदतमीज कहती है। जो बच्चा असली होता है ना उसी को कहते हैं बड़ा बदतमीज है, मैनर्स ही नहीं, मना ही नहीं किया, सीधा मुट्ठी भर के खा गया। तो इस तरीके से लोग आपको जज करते हैं, इसलिए मजबूरी हो जाती है तुम्हारी क्या करना, फॉर्मेलिटी करना। तुम क्लासरूम में भी जैसे बैठे हो असली में ऐसे थोड़ी हो। फिलहाल भी तुम मेरे सामने क्या कर रहे हो, फॉर्मेलिटी, क्योंकि समाज में फॉर्मेलिटी को ही एडिकेट्स कहा जाता है। अगर आप फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं तो आप मैनर लेस बच्चे हैं, और मैनर लेस बच्चा है तो फिर उसकी इज्जत नहीं होगी। तो जहां जहां भी फॉर्मेलिटी करते हो, कीर्ति चाहिए, जाओ कीर्ति की चाहिए। अच्छा, मुझे उसका नाम, मुझे कीर्ति नाम है उसका। चलिए वापस आ जाओ। तो फॉर्मेलिटी का मतलब समझ आया, फॉर्मल से ये बना है, यानी जहां जहां पे आपका बिहेवियर नकली है, आप असली नहीं हो, आप औपचारिक हो रहे हो, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, वहां वहां पे परमिशन मांगने के लिए में होता है। और जहां जहां फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हो, इनफॉर्मल हो, वहां परमिशन मांगने के लिए कैन होता है। आपको अपने सेंटेंस में ये पहचानना होता है कि सिचुएशन इनफॉर्मल है या सिचुएशन फॉर्मल है। ऑफिस में हो, क्लासरूम में हो, फॉर्मल है सिचुएशन। रोड पे हो, अपने घर में हो, कमरे में हो, किसी शादी में हो, तो सिचुएशन कैसी हो जाती है, इनफॉर्मल। वहां पे थोड़ी ना ऐसे सीधे बैठ के यूं देखते रहोगे। क्लासरूम के अंदर ये फॉर्मेलिटी तो कर रहे हो, अपने घर के कमरे में, पीजी के रूम में ऐसे थोड़ी सीधे बैठ के पढ़ते हो, टांग कहीं होती है, सिर कहीं होता है। तो वहां पे तुम क्या हो, इनफॉर्मल हो। थक गए तो उठ के इधर उधर मटकने लग जाते हो, यहां नहीं मटक पाओगे जब तक टीचर सामने खड़ा है। तो क्लासरूम में भी तुम फॉर्मल हो, इससे ज्यादा इनफॉर्मल तुम अपने अपने घर पे हो। जितना मेरे सामने हो इससे बेहतर इनफॉर्मल कहाँ हो, अपने घर पे, अपने रूम में। और भी बढ़िया इनफॉर्मल हो अगर रोहतक से बाहर हो, जहां तुम्हें कोई जानता नहीं, वहां पे हम और असली हो जाते हैं, कौन जानता है। तो वो इनफॉर्मेलिटी बढ़ती जाती है जहां पे जान पहचान ना हो, फॉर्मेलिटी बढ़ती जाती है जहां पे जान पहचान हो, वहां पे आप फॉर्मल होते चले जाते हो। ऐसा एक केस में कम होता है जब तुम अपने दोस्तों में बैठे हो, वहां पे तुम टोटल इनफॉर्मल होते हो, जबकि जानकारी पूरी होती है, दोस्ती पक्की होती है, गहरी होती है, फिर भी तुम कैसे होते हो, इनफॉर्मल। तो आपने इसको घोट भी नहीं लेना कि फॉर्मल तो ऑफिस में ही होंगे या इनफॉर्मल तो उधर ही होंगे। आपको एग्जामिनर इसमें भी समझाएगा, सिचुएशन क्रिएट करके देगा। आपको बस समझ होनी चाहिए कि इनफॉर्मल का मतलब क्या है और फॉर्मल का मतलब क्या है। एसएससी ने जब भी क्वेश्चन पूछा है उसने हिंट दिया है, उसने लिख दिया है डैश आई यूज योर पेन, और कोमा लगा के लिख दिया सर। अब ये सर मैम जो आप कहने लग रहे हो अपने दोस्तों को नहीं कहते तुम, तो क्लियर हो रहा है कि भाई इनफॉर्मल तो है नहीं, फॉर्मल है। तो बच्चे को सीधा आंसर मिल गया, भाई हम तो लगाएंगे में। अब उसने रिवर्स सिचुएशन बनानी है तो बस वो पेन को बदल देगा, क्योंकि पेन तो वैसे भी फॉर्मेलिटी का इशारा कर रहा है और सर लगा के और फॉर्मल हो गया। वो पेन हटा के कोई भी ऐसा शब्द लिख देगा जो फॉर्मल यूज में है ही नहीं। वहां पे अब बच्चे को कहना है ये में नहीं हो सकता। तौलिया लिखा है मैंने, टॉवल मेरे से मांगा है कभी, मेरे से कभी तौलिया मांगा है तुमने, क्योंकि मेरे साथ फॉर्मल हो। इनफॉर्मल होते तो मांग लेते, इनफॉर्मल है यानी कि आंसर में नहीं क्या होना चाहिए। आपको समझ अगर होगी तो मॉडल बहुत आसान है। अगर आप रट्टा मार के बैठ गए 1 2 3 5 चीजों का तो मॉडल बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन को समझना है, मॉडल को समझना है, और क्वेश्चन और मॉडल को मिला देना है सिचुएशन के हिसाब से, दैट्स इट। तो इसीलिए मैं इलेबोरेट एग्जाम्पल ऊट पटांग देने लग रही हूँ, सेंटेंस कम लिख रही हूँ बोर्ड पे, बोल ज्यादा रही हूँ, क्योंकि आपको अलग अलग सिचुएशन में से गुजार के दिमाग में शब्द फिट करना है। क्या कहा था, मॉडल में रूल नहीं है, क्या समझने हैं, शब्द समझने हैं। तो शब्दों को इलेबोरेट करना है ताकि आपके दिमाग में फिट होगी, अच्छा इस सिचुएशन में ऐसा करना है, उस सिचुएशन में वैसा करना है। तो जब भी कैन और में से परमिशन के लिए चुनना पड़े तो लॉजिकली देख लेना परमिशन मांगनी है या देनी है, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। अब हम माइट पे आ रहे हैं। मैंने कहा था मे का क्या होता है, ये पास्ट होता है। माइट का अपना एक मतलब ताकत भी होता है। एज अ वर्ब माइट ताकत के लिए भी आता है, जैसे कि इंग्लिश में भगवान को ऑलमाइटी बुलाते हैं, पता है। प्रेयर्स इंग्लिश में जब हम करते हैं तो ऑलमाइटी गॉड को क्या कहा जाता है, ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब माइट पे आई लगा के ताकतवर, और ऑल सबसे ताकतवर कौन है,
भगवान है। तो माइट शब्द से ही कौन बना है? ऑलमाइटी बना है। बच्चों के कार्टून भी आते हैं माइटी राजू। अब वो माइटी राजू, राजू को क्या कह रहे हैं? ताकतवर है भाई। ये मेरे को बच्चों ने बताया, ऑनलाइन वालों ने बताया था, पता नहीं कौन से बैच में पढ़ाए थे, बोले जी माइटी राजू कार्टून में। ठीक है, आजकल के बच्चे, मेरे बच्चे नहीं देखते माइटी राजू, मेरे को नहीं पता, ऊट पटांग चीजें, गोरिल्ला, डायनासोर, पता नहीं क्या क्या देखता है मेरा बेटा। तो ये माइटी राजू तो मैंने देखा नहीं है, पर होता है शायद कार्टून, तो इसीलिए चैट में आया होगा। तो माइटी शब्द वहां पे भी क्या दिखा रहा है? ताकत को ही दिखा रहा है। ताकतवर किसको? राजू को कहने लग रहे हैं। तो माइट शब्द का अपना एक मतलब ताकत, कहावत भी तो है, माइट इज राइट, सुन रखी है? माइट इज, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिन्होंने नहीं सुन रखी उनके लिए हिंदी बनाई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें भी तो यही कह रहा है, माइट का मतलब ताकत। जिसके पास ताकत है भैंस को वो ले जाएगा, डंडे खाने से अच्छा भैंस ले जा। इसका मतलब ये है, जिसकी लाठी उसके वो जा भाई, देखेंगे बाद में, सुलटेंगे तेरे से, अभी तो तू ले जा। तो माइट शब्द वहां भी किसको दिखा रहा है? ताकत को। तो बहुत बार माइट का अपना एक मतलब ताकत के सेंस में भी इस्तेमाल होता है। माइट मे के पास्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और माइट सबसे कम संभावना दिखाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब एक आखिरी लाइन बोलूंगी, नरेशन के ऑप्टेटिव सेंटेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा माइट का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से बनते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, सुन रखे हैं? इनको ऑप्टेटिव कहते हैं। नरेशन में हमें यूज करना होता है पास्ट, तो इसीलिए हम मे का पास्ट बना रहे होते हैं, क्या यूज करके? माइट। तो वहां से एक नया रूल मे का बन गया, भाई मे ना इच्छा दिखाने के लिए भी यूज होता है। अभी तक आपने अगर मुझे ध्यान से सुना है तो मैंने बोला मे परमिशन के लिए, मैंने बोला मे पॉसिबिलिटी के लिए, अब मैं क्या कह रही हूं? मे इच्छा के लिए, क्योंकि मे गॉड ब्लेस यू में इच्छा दिखा रहे हो, मे यू लिव लॉन्ग में इच्छा दिखा रहे हो। अब इसका दूसरा एंगल भी समझो, अगर माइट मे का पास्ट है तो माइट में तो क्या दिखा सकता है? इच्छा दिखा सकता है। समझ गए मेरी बात को? ऐसा नरेशन में होगा बस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में होगा बस, और कहीं पे भी मे इच्छा के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपका एग्जामिनर मे के दो यूज करता है, परमिशन और पॉसिबिलिटी। या वो परमिशन का क्वेश्चन बनाएगा या वो पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन बनाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन एरर में आता है इनडायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में, फिर वो नरेशन का माना जाता है, मॉडल का नहीं। इंग्लिश में ना कुछ टॉपिक एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। अगर आपने ध्यान से कंजंक्शन की एक्सरसाइज को किया है तो कहीं कहीं मेरे मुंह से टेंस निकला था, कहीं कहीं मेरे मुंह से रिलेटिव प्रोनाउन निकला था, क्योंकि वो क्वेश्चन प्योरली कंजंक्शन का नहीं था, उसमें इस टॉपिक के बेस को इस्तेमाल किया गया था। ऐसे ही मॉडल के क्वेश्चन बनाने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस के बेस को इस्तेमाल किया जाता है, नरेशन के बेस को इस्तेमाल किया जाता है, टेंस के, क्वेश्चन टैग के बेस को इस्तेमाल किया जाता है। देखने में लगता है क्वेश्चन मॉडल का है, पर लॉजिक इनमें से किसी टॉपिक का होता है। तो ऐसा एक आधा क्वेश्चन अभी आपका गलत भी होगा, उसमें आपने खुद को जज नहीं करना है, क्योंकि पढ़ ही नहीं रखा टेंस तो सही होगा कैसे, क्वेश्चन टैग पढ़ ही नहीं रखा तो सही होगा कैसे। ऐसी चीज को छोड़ के चलो, प्योरली जो मॉडल का है उसमें आपको लगाना आ जाना चाहिए। क्या हम समझ पाए? श्योर हो? पक्की बात है? एक पेयर और करा दूं, 7 मिनट है मेरे पास, आ जाओ, छोटा सा ही उठा लेते। विल और शेल, ये हो जाएगा, 2-3 मिनट का ही है ये। देखो, विल और शेल का ना एक ऐसा यूज है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो हमें ऑलरेडी आता है, कि जहां पे भी मेरे को फ्यूचर टेंस दिखाना है, भविष्य, तो मुझे आई और वी के साथ किसका इस्तेमाल करना है? शेल का। भविष्य दिखाना है तो ऐसे ही, अगर मुझे भविष्य दिखाना है ही का, मुझे भविष्य दिखाना है शी का, इट का, दे का, या किसी भी इंसान का। अब राजू की बात चल रही है तो राजू ही लिख देते हैं। हमें ही का, शी का, इट का, या किसी भी इंसान, कोई भी हो सकता है, यूं मत सोच लेना राजू पे रूल है। किसी भी इंसान का नाम, यहां अपना अपना नाम इमेजिन कर लो, चाहे पेन लिखोगे उस पर भी रूल लगेगा। कहने की बात यह, नाउन होना चाहिए बस। ये सारों के साथ अगर भविष्य दिखाना है तो इंग्लिश क्या कह रही है? विल लगाओ। ये है विल और शेल का अपना मतलब, कि शेल क्या कहता है? शेल कहता है मैं फ्यूचर दिखाऊंगा आई और वी का। विल क्या कहता है? विल कहता है मैं ही, शी, इट या किसी भी नाउन के साथ लगा करके भविष्य की संभावना, भविष्य की पॉसिबिलिटी, भविष्य की अनसर्टेनिटी दिखाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया जा सकता है। पर इतना बेसिक क्वेश्चन आपका एग्जामिनर फॉर्म नहीं करता, तो इसके एक दूसरे पहलू को यूज किया जाता है, जिसे किताबों में डिटर्मिनेशन लिखा जाता है, कि भाई विल और शेल का यूज डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए भी किया जाता है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प।
जोरदार इच्छा, जो आप करके मानोगे ही मानोगे, कोई आपको रोक नहीं सकता, वो फीलिंग के लिए भी विल और शैल का यूज होता है। बट रिवर्स, इंग्लिश कह रही है ही के साथ, ही के साथ, इट के साथ, दे के साथ, या किसी के नाम के साथ अगर आप शेल लगाते हो तो फिर वो फ्यूचर नहीं दिखाएगा, वो सर्टेनिटी दिखाएगा कि पक्का होगा ये काम 100%। फ्यूचर 90% होता है, हो भी जाए लास्ट मोमेंट में ना भी हो, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए जब हमने ये कहना हो भाई ये चीज तो मेरे हाथ में है, मैं करूंगा ही, कोई मुझे रोक नहीं सकता, मेरी किस्मत में हो या ना हो, मैं तो लेके मानूंगा इस चीज को, इस तरह की फीलिंग दिखाने के लिए हम ही के साथ क्या लगाते हैं, शेल। शी के साथ क्या लगा देते हैं, शेल। इट के साथ शेल, और किसी के भी नाम के साथ शेल। अब इसी का रिवर्स है, आई और वी के साथ अगर विल लगा दिया तो फिर ये 100% दिखाना शुरू कर देता है, दृढ़ संकल्प, सर्टेनिटी को दिखाना शुरू कर देता है अगर आप आई और वी के साथ क्या लगाते हो, विल। हालांकि आज के फैशन में, आज की स्पोकन इंग्लिश में 90% जगह पे आई और वी के साथ विल ही लगता है। आप अखबारों में पढ़ लो, लोगों के मुंह से सुन लो, न्यूज़पेपर में सुन लो, इवन आपका एग्जामिनर भी इग्नोर करता है इस बात, क्योंकि आई के साथ विल लगाया तो कोई बात नहीं, फ्यूचर भी दिखा देंगे हम। तो इसलिए ये रूल उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, पर क्योंकि किताबों में लिखा मिलेगा, कई बार आंसर इसके हिसाब से मिलेगा, तो आपको ज्ञान होना चाहिए। इस पूरे रूल को पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि बच्चे को ये बताया जाए ही, शी, इट और दे के साथ शल लग सकता है, क्योंकि ये बच्चों ने सुना नहीं होता, देखा नहीं होता, पढ़ा नहीं होता। तो ही के साथ शेल लगाओ तो गलत समझ लेते हैं, विल बना देते हैं। आई के साथ विल को गलत नहीं बनाएंगे, आई के साथ शेल को भी गलत नहीं बनाएंगे, लेकिन ही के साथ शेल दिख गया तो ये तो कुछ गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ नहीं है, आपने सेंटेंस को पूरा पढ़ना है। ही के साथ शेल पक्का लग सकता है अगर आप उसमें ये फीलिंग देना चाह रहे हो भाई ये काम तो करके मानूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो इस तरह की फीलिंग में ही शेल होता है। किसी ने कह दिया मारेगा भाई वो तेरे को पक्का, तो हम उसको अगर यूं बोलेंगे ही शैल किल यू, तो हम कहना चाह रहे हैं पक्का मरूंगा मैं, कोई बचा ही नहीं सकता। तो ये दृढ़ संकल्प सिर्फ 100% इच्छा को दिखाता है और कोई मतलब नहीं है इसका। इच्छाएं भी हमारे हाथ में नहीं होती, इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। साइंस में कहा गया है ह्यूमन इज अ वांटिंग एनिमल, इंसान एक ऐसा जानवर है जिसकी चाहत कभी खत्म नहीं होती, जो चीज मिलती जाएगी उसकी चाहत शांत, अब अगली चाहिए, वो मिल गया अब अगली चाहिए, वो मिल गया अब अगली चाहिए। तो इसलिए हमें कहते हैं वांटिंग एनिमल्स, जिनकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो स्ट्रांगेस्ट इच्छा को हम शेल से दिखाते हैं, हमारे जीवन की स्ट्रांगेस्ट इच्छा। आई के साथ दिखाना है तो विल से दिखाते हैं, ही के साथ दिखाना है तो शेल से। जैसे आप सब कह रहे हो आई विल गेट अ जॉब, तो आप कह रहे हो मिलेगी मेरे को, कोई रोक नहीं सकता। अगर आप कहने लग रहे हो आई शेल गेट दिस जॉब, मीन्स आपको संदेह है, आपको डाउट है, मिल भी जाए पर पेपर उतना भी अच्छा नहीं हुआ, क्या पता रह जाऊं, तो ये क्या है, आई शेल है। यही सेम शेल में है, आई मे गेट द जॉब, आई शेल गेट द जॉब, बराबर है दोनों। दोनों में क्या है, 50-50। मुझे नहीं पता अल्टीमेटली क्या होगा, पर शेल जो है क्योंकि भविष्य की भी फीलिंग लेके चलता है, तो मे और शेल में से इस तरह के क्वेश्चन में शेल को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मे कभी भविष्य की फीलिंग को नहीं दिखा पाता। ये सारी चीजें आपको आएंगी जब आप ऑप्शंस को एलेबोरेट करोगे और चूज करोगे। समझ गए बेटा, कुछ कुछ बातें बन रही हैं, श्योर हो? चलो प्रैक्टिस बुक पे आओ एक बार, 1-2 मिनट बचती हैं मेरे पास, देना चश्मे वाले बच्चे। संजीत खड़ा हो अपनी बुक लेके। पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 29 में बता क्या लगाएगा।
46 का 29 में। शाबाश, बिल्कुल गलत आंसर है, कैन आएगा। मे का कोई एंगल नहीं बनता है, पढ़ के देखो सारे। डेफ किसको कहते हैं? बहरा। तो जो इंसान बहरा है, कॉमन सेंस की बात है, नहीं सुन सकता। 50-50 थोड़ी है, सुन भी ले ना भी सुने। जब बहरा कह ही दिया तो फिर सुन। इसीलिए कैन नॉट, जीरो पॉसिबिलिटी। आपको नहीं समझ आया तो सुनो मेरी बात ध्यान से। कैन के आगे क्या लिखा था? सबसे ज्यादा संभावना। अगर इसके साथ नॉट लग गया तो इस 80% को कितने में बदल दिया? जीरो में। कैन नॉट का मतलब जीरो पॉसिबिलिटी। तो बहरे सुन ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इसीलिए नॉट भी कह रहा है कैन ही आएगा, ताकि पॉसिबिलिटी को क्या कर दें? जीरो। डेफ शब्द ने बता दिया कि बहरा का मतलब 0% पॉसिबिलिटी की वो सुन पाएगा। तो बेसिकली आपको ये सिखा रही हूं, कैन नॉट का मतलब जीरो पॉसिबिलिटी हो जाता है। बैठो संजीत साहब, और पूछ लें। पोपट हो गया इस पे, बैठ जा। इज्जत पे नहीं लेनी होती बात, दिमाग पे लेनी होती है। एक इधर है ये मस्टर्ड ब्राउन सी स्वेड वाला पीछे। बेटा क्वेश्चन नंबर 26 करके बता, सेम पेज पे। विल सेंटेंस ले रखा है, ही डैश बी 25 नेक्स्ट ईयर। आप में से किस किस को ये पक्का पता है कि अगले साल में इतने साल का हो जाऊंगा? ऑब्वियसली सबको पता है, हाथ भी उठा रहे हो मासूम बच्चों। सबको ही पता है कि अगले साल, अगर अब मैं 20 का हूं तो 21 का हो जाऊंगा, 18 का हो तो 19 का हो जाऊंगा। तो ये भविष्य नहीं है, ये श्योर है कि आप होगे ही होगे। अब जो थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं, क्या पता मैं एक्सीडेंट में मर जाऊं तो अगला साल होने से पहले, वो इसमें विल लगा सकते हैं। अदरवाइज विल की कोई सेंस आ नहीं रही है। आंसर क्या होना चाहिए भाई? अपने खुद के बारे में बात करो, किसी और के बारे में बात करे बंदा नेगेटिव भी हो जाए। खुद के बारे में बात करेगा तो थोड़ी ना ये इमेजिन करेगा कि मैं मर भी सकता हूं उससे पहले। कोई नहीं इमेजिन करना चाहता कि 25 का होने से पहले मैं मर जाऊं। समझ में आई बात? कोई 65 साल का बूढ़ा हो तो चलो हम समझ में भी आए, बीमार है, इच्छा कर रहा है मरने की, फिर तो हम लगा दें विल। ये 25 साल लिखा हुआ है, तो विल की तरफ इशारा कम और शेल की तरफ इशारा ज्यादा हो रहा है। वो 75 साल लिख देता, मैं खुद ही विल लगा देती। समझ गए? 75 साल लिख के वो क्या नहीं लग रहा है, एवरेज उम्र से ऊपर जा लिया भाई तू। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे विल आंसर नहीं था, आंसर क्या था? शेल था। ज्यादातर बच्चे इसमें विल ही लगाएंगे, ये मत सोचना उसने गलत किया है। सभी को लगता है अगले साल की बात हो रही है, फ्यूचर है तो विल लगा दो। यही बात तो समझा रही थी। जब फ्यूचर को सर्टेन करना हो तो क्या लगाते हो? शेल। फ्यूचर जब तक अनसर्टेन है तभी तक तो क्या है? विल। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो अपनी बात कर रहा है इसीलिए हम उसको सर्टेन कर रहे हैं। किसी और का होता तो भी हम नेगेटिव सोच के विल लगा सकते थे। और यही इस टॉपिक की मुश्किल बात है। आपको एक ही ब्लैंक में दो दो आंसर बिल्कुल बराबर टक्कर के लगते हैं, दोनों हो सकते हैं, पर नंबर तो किसी एक का आएगा। और वो प्रैक्टिस करते करते दिमाग सुलझेगा। तो ना तो उन्हें जज करने की जरूरत है ना खुद को। प्रैक्टिस करो सीखो, प्रैक्टिस करो सीखो, धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। बैठ जाओ सर। अब आप इसमें से क्या करोगे? रूल बुक में से पढ़ लोगे आप कैन, मे, माइट, विल और शेल। ये आपकी 5 चीजें क्या हो गई भाई? होमवर्क हो गई। कल आऊंगी क्लास में, और कल नहीं लगवाऊंगी अपनी एक्स्ट्रा क्लास, कल पक्का इलीट में लगवाऊंगी बच्चों। मंडे को आऊंगी अब तुम्हारी क्लास में। तो मंडे को जब मैं आऊंगी तो तुमसे पूछूंगी कि क्या उन 5 मॉडल्स के रूल बुक से कोई डाउट है? नहीं होंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, होंगे तो डाउट ले लेंगे। तो पक्का उसको पढ़ जरूर लेना। ओके? प्रीवियस ईयर करने लग रहे हो? ठीक से तमीज से करने लग रहे हो? टाइम पास तो नहीं कर रहे? हाँ तो हर बात की भर देते हो, पता नहीं सच कितना बोल रहे हो। प्रीवियस ईयर का टेस्ट बनवा देती हूँ अब की बार टारगेट में। अब के बाद टारगेट का टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बना देते हैं, यूं के यूं पिछले सालों में से उठा के टेस्ट बना दूंगी। तो जिसने प्रीवियस ईयर करे होंगे उनको तो दिख जाएगा पढ़ा था ये आंसर है, पढ़ा था ये आंसर है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो तुक्के शुक्के मारेंगे, पता लग जाएगा कि तुक्के मार रहे हैं। ठीक बात है?
तो अभी भी टाइम है, टारगेट पूरा होने के लिए कुछ दिन बचे हैं क्या, या 10 दिन हो गए? आज आज 9वां दिन है, 8वां, चलो जो भी है, 1-2 दिन है ना, तो प्रीवियस ईयर पढ़ लो। प्रीवियस ईयर में से टेस्ट बनवाऊंगी अब की बार आपका। और शायद सर कह रहे थे ये वाले टारगेट से सीरियस होना है, मतलब सजाएं वजाएं जोड़ी जाएंगी अब की बार वाले टारगेट के रिजल्ट से, ऐसा कुछ चल रही थी बात, मैं पूरी श्योर नहीं हूं। ऐसा कुछ होगा तो सर या दीपिका में से कोई आके तुम्हें बता देगा। अदरवाइज अब की बार जो आपका टेस्ट होगा इंग्लिश का टारगेट बेस, वो 100% प्रीवियस ईयर में से बनाऊंगी, समझ गए? वो कैप भी डालूंगी, ग्रामर भी डालूंगी और पैसेज भी डालूंगी। सारा कुछ कहां से उठा के डालूंगी? प्रीवियस ईयर से। समझ गए बेटा? तो सारी चीज ध्यान से पढ़ लेना, जो पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ रहे हैं अब सीरियस होके पढ़ लो। रोज के 2 प्रीवियस ईयर के हिसाब से 10 दिन के 20 में से बना दूंगी। रोज के कितने थे प्रीवियस ईयर? तो 10 दिन का टारगेट था, तो कितने प्रीवियस ईयर हो गए? 20। तो 20 प्रीवियस ईयर में से आपका पेपर बनेगा। ऑल राइट, कौन से 20 में से? 20 तो नहीं है तो 100-150 के आसपास, पता नहीं कौन सी बुक से कर रहे हो। तो प्लस पेपर तुम्हें एसएससी के मिल जाएंगे पिछले कई सालों के जब जोड़ोगे तो 20 पेपर दीपिका ने लिख रखा होगा टारगेट में, ईयर, इस ईयर से इस ईयर नहीं लिखेगा तो मैं बतवा दूंगी आपको शाम तक कौन से कौन से साल के बीच में 20 पेपर का पेपर होगा, अपना पढ़ लेना। बाय सभी को।